हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, इन्वायरमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखे थे कौन से ऑर्गेनिज्म किस प्लेस पे सुटेबल थे अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपनी स्पीशीज़ को आगे जनरेट करने के लिए, राइट। अभी हम इस अपने लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो उन ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे हार्मफुल हैं और कितना टेम्परेचर, कितना वाटर, सॉइल वगैरह कैसे कैसे एबायोटिक फैक्टर्स को रिक्वायर्ड हैं, जिसमें वो अपने आप को मेंटेनेंस बना के चले और अपनी स्पीशीज़ को आगे जनरेट करें। क्लियर? देखिए, फर्स्ट इसमें आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर। यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर्स ऑन लैंड वेराइज सीजनली। जैसे सीजन आते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजनली क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। एंड डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम द प्लेन्स टू द माउंटेन्स टॉप्स, ठीक है। जैसे आपका देखो सिंपल सा है, एक हमारी ये अर्थ हो गई इस तरीके से, ठीक है, और ये एक हमारा हो गया यहाँ पे आप सन आपका। अब आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, टिल्टेड मूव करती है, रोटेट करती है अराउंड द सन के। तो बेटा जैसे इसके आगे से आएगी, आगे मतलब इसके आगे वाले रीजन से आएगा, तो वहाँ पे आप बोलोगे टेम्परेचर हाई रहेगा, और जैसे इसके पीछे वाले पोर्शन पे जाएगा तो आप क्या बोलोगे, एज टेम्परेचर लो हो जाएगा। दैट मीन्स एज विंटर कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे समर हो जाएगा, ठीक है। और सेम आपका ये भी पार्ट है कि अगर हम हाई माउंटेन रीजन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर एरियाज। पोलर एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर का जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, सब जीरो लेवल पे रहती है। कहीं कहीं पे अगर आप जाओगे तो माउंटेन्स एरिया पे देखोगे वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में भी होता है ना। एंड हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ ट्रॉपिकल डेजर्ट इन अ समर में इतना लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देयर आर द यूनिक हैबिटेट्स सच एज द थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स इन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स। अगर इसका एवरेज देखें तो हमारा क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू अ टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारा आता है इसमें मैंगोज ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन अ टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड द जर्मनी। अब जो कनाडा और जर्मनी है वहाँ पे आपका मैंगो ट्रीज जो होती है वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपना एक टेम्परेचर चाहिए और हर स्पीशीज़ के लिए अपना एक रेगुलेशंस ऑफ टेम्परेचर चाहिए जिसके थ्रू अपने आप को ग्रो कर सके। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट। ये सारे आपके NCERT के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड जो होता है वो केरला फॉरेस्ट में आपको ग्रो नहीं करता, मतलब वो फाउंड नहीं होता। एंड ट्यूना फिश आर रियरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। और जो ट्यूना फिश होती है वो भी मतलब बहुत ही रेयरली मिलती है एज अ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में इन द ओशियंस वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट एंड थ्रिव इन अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। एक बात बताइए, क्या सारे ऑर्गेनिज्म हर टाइप ऑफ टेम्परेचर को एज अ लो टेम्परेचर हो और जो हाई टेम्परेचर हो, क्या हर ऑर्गेनिज्म उसको टोलरेट कर लेता है? नहीं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टोलरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द इरेथियोथर्मल। उन्हीं को क्या बोलते हैं, इरेथियोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, विच कैन टोलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? ये हो गया। आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता है कि डिफाइन द इरेथियोथर्मल ऑर्गेनिज्म, तो आपको वो बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है हमारा बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दैम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर सच ऑर्गेनिज्म। मीनिंग बहुत मतलब वास्ट वेराइटीज होती है, मेजॉरिटी होती है ऑफ द ऑर्गेनिज्म की, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, जो उसको टोलरेट कर लेते हैं एज अ स्टीनोथर्मल, ठीक है, स्टीनोथर्मल। Next, the levels of the thermal tolerance of a different species determine on a large extent their geographical distribution. Meaning, अब geographical distributions में हम उन organism को easily से distinguish कर सकते हैं, determine कर सकते हैं कि कौन सी species tolerate कर सकती है और कौन सी species tolerate नहीं कर पाएगी। Suppose अगर जिसने tolerate कर लिया, that means वो survive कर जाएगी, और जो tolerate नहीं कर पाया वो survive नहीं कर पाएगी, ठीक है। Next देखिए, नेक्स्ट में आता है इसमें आपका एबायोटिक फैक्टर जो है वाटर। वाटर में क्या है, वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे कि आप टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो ऐसे यहाँ पे वाटर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसे आगे जनरेट करने के लिए। वो कहता है ना, जल ही जीवन है, तो जल अगर
में होगा तभी तो आगे काम हो पाएगा सारा, मतलब बहुत सारी प्रोसेस हो पाएंगी। कैसे? इनफैक्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन द वाटर। जब लाइफ आई, मतलब पूरी इस अर्थ पे लाइफ जनरेट हुई, तो कहाँ से? पहले वाटर था हमारे यहाँ पे, एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। इट इज़ अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन अ डेजर्ट। अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा एक लिमिटेड है, ठीक है। दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशंस मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लाइव देयर। मीनिंग जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें अडेप्टेशंस की पावर है, वो तो वहाँ पे अगर वाटर नहीं भी होगा तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। वाई? क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है। उन्होंने, आप बोल सकते हो, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी बॉडी को ऐसे चेंजेबल बना लिया, अडेप्टेशंस ले लिया, है ना, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या हर स्पीशीज़ वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है? जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, अगर वाटर इसमें डेजर्ट का, या फिर आपको ये देखो, आपका क्या होता है? एलोवेरा होता है, कैक्टस होता है, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा फ्लैशी लीव्स होती हैं उसकी, है ना, तो वहाँ पे वो ग्रो कर सकती हैं। अब क्या जो आपका एलोवेरा और कैक्टस है, क्या वो जो आपका एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक रीजन में आपका ग्रो कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ रहेगा तो और ज़्यादा गल जाएगा ना, क्योंकि अब उसने उस एरिया को अडेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें आपका? द प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड्स ऑन द वाटर। अब किसी भी प्लांट्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अभी तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, तो बेटा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो क्या है? हैवीली डिपेंड्स ऑन वाटर पे। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द ओशियंस, लेक में होती है, रिवर्स में होती है, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ही वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए देखिए तो जो क्वालिटी है, केमिकल कॉम्पोजिशंस देखते हैं उसमें, पीएच देखते हैं, एंड वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर कैसे हो जाता है? इसका इंपॉर्टेंस कैसे हो रहा है? देखो, द सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, मेजर्ड एज एन द सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, ठीक है, इज लेस देन 5 इन आइलैंड वाटर। मतलब जो आइलैंड वाटर में है तो वो 5% जो होता है वो लेस देन होता है, ठीक है, एज अ सैलिनिटी वाले उसमें अगर हम उसको मेजर करते हैं तो 30 टू 35 इन द सी एंड 100 लेस देन 100 इन द सम हाइपर सैलाइन लेगून्स। जो लेगून्स एरिया होते हैं वहाँ पे लेस देन 100 डिग्री मतलब 100 होता है, ठीक है, और सी वाले एरिया में आपका 30 टू 35 होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। कुछ आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो इस वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर जाते हैं। वो आपके क्या होंगे? एरियोहेलाइन। उन्हें क्या बोलते हैं? एरियोहेलाइन। यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म्स ही याद रखने, अगर ये टर्म्स क्लियर होंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड अ नैरो रेंज, बट कुछ जो ऐसे होते हैं वो नैरो रेंज में भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा वहाँ पे, तो उसको आप बोलोगे स्टीनोहेलाइन। जैसे अभी आपने स्टीनोथर्मल और एरेथियोथर्मल पढ़ा था, वो थर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर था, और यहाँ हेलाइन मीन्स आपका सैलिनिटी से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग इन अ सी वाटर। ऑफकोर्स जो आपके सी वाटर में सर्वाइव करते हैं, क्या वो मोस्ट ऑफ आपके या फिर मैराइन में नॉर्मल फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं? या सपोज जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्या वो सी वाटर में कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, उनको क्या प्रॉब्लम्स होगी? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर बेटा, ये आपको सारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है कि हमें इस पैटर्न में लिखना क्या है, फिर आपको उसमें अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस कुछ एग्जांपल आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी वाले ही यूज करने हैं, मोस्ट ऑफ इसमें आपके एनसीईआरटी से ही पुटअप हो जाते हैं। लाइट, सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द फोटोसिंथेटिक, भाई हम प्लांट की बात कर रहे हैं और लाइट ना मिले तो खाना पॉसिबल है क्या? बन ही नहीं पाएगा, वो बना ही नहीं पाएगा जो भी अपना पेड़ है खाना, ठीक है। अ प्रोसेस विच इज द ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विक अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंस लाइट की इंपॉर्टेंस तो आप समझ सकते हैं। अगर प्लांट ने खाना नहीं बनाया तो हमारा भी खाना नहीं बनेगा। क्यों? हम भी तो डिपेंड है प्लांट पे। अगर प्लांट अपने आप को प्रॉपर ग्रो कर पाएगा, वो अपना जनरेट कर पाएगा, क्या एज अ फ्रूट जनरेट कर पाएगा, उसमें बहुत सारी सीड्स बनेंगी, ठीक है, तभी तो फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, हमारा भी काम चलेगा उससे, है ना। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे इसमें आता है आपका मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हर्ब्स भी ग्रो करते हैं, शर्ब्स भी ग्रो करते हैं। आर अडेप्टेड टू अ फोटोसिंथेटिक ऑप्टिमली
under very low light conditions because they are constantly overshadowed by the tall canopied tree। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारे आपका मतलब एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपका क्या है, छोटे छोटे पेड़ भी हैं, हर्ब्स भी हैं, शब्स भी हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े आपके लॉन्ग ट्रीज भी हैं। तो एक बात बताइए, क्या शॉर्ट वाले जो पेड़ होंगे क्या उनको शैडो मिल पाएगी, मतलब क्या उनको लाइट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना, तो वो अपना खाना प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट्स ऑन द सनलाइट पे डिपेंडेंट टू मीट देयर photoperiodic requirements for flowering for many animals to light is important in that they are used to diurnals and the seasonal variations। मतलब अब एनिमल्स भी क्या हैं, उस लाइट पे डिपेंड है क्योंकि वो डाययूरेनल है। एंड सीजनल वेरिएशंस एंड द लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशंस एंड द क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉर गेइंग रिप्रोडक्टिव्स एंड द माइग्रेटरी एक्टिविटीज। मतलब उसी लाइट के थ्रू क्या कर जाते हैं, वो माइग्रेट भी कर जाते हैं, रिप्रोडक्टिव के लिए भी एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग रीजंस होते हैं आपके, जो कि हमारी लाइट की इंपॉर्टेंस को फॉर्म करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ द टेम्परेचर सिंस सन इज द सोर्स फॉर बोथ। मतलब जो अगर लाइट की अवेलेबिलिटी होती है लैंड पर तो क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखता है, एक लिंक रखता है, सोर्स है दोनों के लिए। द यूवी कंपोनेंट्स, द यूवी रेज आती हैं ऑफ द स्पेक्ट्रम इज अ हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल नॉट द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। मीनिंग जितने भी विजिबल स्पेक्ट्रम आते हैं, जो यूवी रेजेस आ रही हैं, अगर वो आपकी लाइट नहीं होगी तो क्या हम उन स्पेक्ट्रम्स को, उन लाइट को हम फॉर्म देख पाएंगे, विजिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एंड अवेलेबल फॉर द मैराइन प्लांट्स लिविंग एट द डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियंस। और डिफरेंट जो ओशियंस की डेप्थ होती है उसमें भी जो मैराइन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी वो प्रेजेंट करते हैं। ऐसा डिपेंड करता है वो कितनी सनलाइट को अपना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अगर ज़्यादा डीप है, ओशियंस का लेवल बहुत ज़्यादा गहरा है, तो जो लोअर स्पीशीज़ है वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू जो अपर लेवल पे प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है जी हमारा सॉइल। चलो सॉइल में क्या आता है, द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन द डिफरेंट प्लेसेस वेराई, इट्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट्स। हर जगह की आपकी बेटा सॉइल अलग होती है, वो डिपेंड्स करती है ऑन आ क्लाइमेट्स पे एंड द वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड एंड सेडिमेंट्री, हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड। ये भी डिपेंड करता है कि हम सॉइल कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेड होती है और हम कैसे सेडिमेंट्री वे में हम उसको मतलब सॉइल को आप क्या कर सकते हो, डेवलप्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज द सॉइल कंपोजिशन। सॉइल का क्या क्या कंपोजिशन होता है, ग्रेन साइज क्या है, ठीक है, एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकुलेशंस एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बात बताइए, क्या सारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबकी सेम होती है? नहीं। क्या सबका पीएच एक जैसा होता है? नहीं। इसीलिए हर सॉइल पे हर आपकी जो भी आपको आप बोल सकते हो फसल आपको क्रॉप लगानी हो, लगा सकते हैं? नो। क्यों? हर फसल के लिए एक टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो जैसे आप बोल सकते हो, जैसे एक कोई बच्चा होता है, ठीक है, अब कोई बच्चा है, क्या वो हर एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है अपने आप को? नहीं कर सकता ना। तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसको एक उसके अकॉर्डिंग वाला जैसा उसका बिहेवियर है वो ठीक है कि हाँ भाई आप बोल सकते हो जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उस टाइप का हमारा बिहेवियर हो जाता है, बट ठीक है, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी तो कर पाएँ थोड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर अपने आप को फिट भी तो कर पाएँ। अगर फिट नहीं कर पाएंगे तो क्या हम वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम एज हमारा सॉइल का और प्लांट का कनेक्शन है। अगर सॉइल बेटर नहीं होगी तो हमारी यील्डिंग अच्छी नहीं होगी। दीज कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स सच एज पीएच, सॉइल का पीएच क्या है, मिनरल कॉम्पोजिशंस क्या है, टोपोग्राफी डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन अ एरिया। जो टोपोग्राफी होती है वो डिटरमाइन करती है अगर सॉइल की बेटर क्वालिटी है, उसका अच्छा पीएच है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसका मिनरल कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है, तो बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेजिटेशन एक्सटेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है, अभी हमने अपने क्या पढ़े, मेजर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े, अब हम उनके रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सेज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि डिफाइन द रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म। पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पूछता है। डिफाइन द कन्फॉर्मर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस डायरेक्टली पूछ लेगा आपको कि रिस्पॉन्सेज ऑफ कन्फॉर्मर्स बताइए या फिर डिफाइन द कन्फॉर्मर्स, ठीक है। रेगुलेटर्स हो गया आपका, माइग्रेशंस ये आपको बताना है, सस्पेंड्स ये बताना है आपको,
तो पहले आप मीनिंग ये देख लीजिए, अडेप्टेशन समय एक अलग है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो हमारे 4 हो गए इसमें आपके रिस्पॉन्सेस, एक सस्पेंड हो गया, माइग्रेशन हो गया, रेगुलेटर्स हो गया एंड कन्फर्मर्स हो गए। तो रेगुलेटर्स ऑर्गेनिज्म में हमने देखा विच कैन मेंटेन होमोस्टैटस बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर मीन्स आर रेगुलेटर्स, मीनिंग जो मेंटेन कर ले फिजियोलॉजिकली बिहेवियर्स एंड न फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियर्स दोनों में अगर आपने आपको मेंटेन कर ले वो हमारा रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म देखा हमने कौन कौन से हैं इसमें, ऑल बर्ड्स, मैमल्स, few other vertebrates and invertebrates fall into this group, इस ग्रुप में आते हैं। Humans can maintain constant body temperature of 37 degree centigrade in summer when external temperature is more, body sweat and cause cooling. In winter, shivering raise the body temperature. There is no such mechanism to maintain internal temperature in a plants. प्लांट्स में ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं होती, बट एक ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर गर्मी की बात करते हैं तो बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, विंटर की बात करते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है, बट होम्योस्टैटस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन बना के रखता है। वही क्या है, रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म। कैसे रेगुलेट कर सकें अपने आप को, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ठीक है। तो ये हमने क्लियर किया विद एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हमारा कन्फर्मर। अगर आपसे इसमें 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो इसमें आप एग्जांपल देके भी बता सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए अगर आपसे पूछता है तो सिर्फ आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं, इट्स अ सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कन्फर्मर। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस आर कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मेंटेन नहीं कर पाते अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स को एंड ऑस्मोटिक बैलेंस को, वो होंगे आपके कन्फर्मर्स। द बॉडी टेम्परेचर्स वेराइज अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर्स एंड द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद द चेंज सराउंडिंग्स वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस, मीनिंग मतलब कुछ चेंजेस होता रहता है और जो मेंटेन नहीं कर पाते अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को एंड अपने एम्बिएंट टेम्परेचर्स को, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। अपने बॉडी के टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। गेन एंड लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। अब ये डिपेंड करेगा कि हम जो हमारी हीट है उसको हम गेन करें या लॉस करें। जब गेन और लॉस करेंगे तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे। ड्यू टू दिस स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लूज देयर बॉडी हीट वेरी क्विकली। मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी बॉडी से हीट रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्विकली इन कोल्डर इन्वायरमेंट्स में लूज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं कोल्डर इन्वायरमेंट्स में। दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं टू जनरेट बॉडी हीट, और अपनी बॉडी हीट को जनरेट करते हैं थ्रू द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू। दिस इज वाई स्मॉलर एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो बहुत रेयर मिलते हैं, और अदर सेवरली कोल्डर रीजन्स में। क्लियर, कोल्डर में और पोलर रीजन में जो स्मॉलर एनिमल्स होंगे वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, और इसका हमने यहाँ पे रीजन देख लिया। उनका साइज बहुत शॉर्ट होता है और वो उनके लिए मतलब हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे वो अपनी हीट को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, लूज कर पाते हैं। नेक्स्ट माइग्रेशंस। माइग्रेशंस में क्या है, ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। मीनिंग एक ऐसा स्ट्रेसफुल पीरियड जब उस ऑर्गेनिज्म वो सफ़र कर रहा है उस टाइम से, तो वो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है, मूव कर जाता है एक ऐसा सुटेबल प्लेस पे, ठीक है, ताकि वो अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सके। सपोज एक ह्यूमन बीइंग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो उसी जगह है, ठीक है। अब अगर वो उस जगह रहेगा तो वो उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो बातें सारी सुनेगा, फील करेगा। अगर वो माइग्रेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, घूमने फिरने निकल जाएगा, तो क्या होगा, उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो सेम एज ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं। इन विंटर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक इन इंडिया। बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, फ्लॉक्स मतलब फ्लॉक्स में होती हैं, एक ग्रुप में होती हैं। बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थन रीजन। और क्या, साइबेरिया से कोल्ड नॉर्थन रीजन में माइग्रेट कर जाती हैं। कैलाइडो नेशनल पार्क इन भरतपुर, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं अलग से कि कैलाइडो नेशनल पार्क कहाँ पे है, भरतपुर में। राजस्थान इज द फेमस एज अ विंटर एडॉप्ट फॉर माइग्रेटरी बर्ड। राजस्थान एक मोस्ट ऑफ प्लेस है जहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं बर्ड। इन समर दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। और समर में, विंटर में वहाँ पे मूव कर गई और समर में अपने पोजीशन पर, अपने लोकेशन पे वापस आ जाती हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सस्पेंड।
सस्पेंड में क्या होता है, सम बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग थिक वॉल्ड स्पोर, मीनिंग कुछ बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, उसमें थिक स्पोर्स में छोटे छोटे फॉर्मिंग थिक वॉल हो जाते हैं, थिक वॉल में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, स्पोर्स हो जाते हैं। व्हेन सुटेबल इन्वायरमेंट्स रिटर्न, जैसे ही सुटेबल इन्वायरमेंट रिटर्न आता है, वापस आता है, तो दे जर्मिनेट, सिमिलरली इन द हायर प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, सीड हो जाती हैं, अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, और जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसके लिए क्या करते हैं, एज मतलब सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं बाय गोइंग इनटू अ स्टेट कॉल्ड द डॉर्मेंसी, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है इसमें हमारा कि एनिमल सस्पेंडेड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अंडरगो हाइबरनेशंस इन एज इन बियर ड्यूरिंग विंटर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्या आता है हमारा, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मीनिंग होता है एनिमल जो सस्पेंडेड कर जाते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, वो अंडरगो चले जाते हैं हाइबरनेशंस में, बियर जो होते हैं विंटर में, सिमिलरली स्नेल एंड फिश अंडरगो द एस्टिवेशन, मीनिंग जो हाइबरनेशन होता है वो विंटर में मूव कर जाते हैं, और जो एस्टिवेशन होता है वो समर में करते हैं, ड्यूरिंग द समर। एंड जू प्लैंकेटॉन एग्जिबिट डायपॉज में चले जाते हैं, सस्पेंडेड डेवलपमेंट हो जाता है इन द लेक एंड पॉन्ड्स में। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एस्टिवेशन पूछता है, वेट, आपको एस्टिवेशन अलग से पूछता है, ये एस्टिवेशन हो गया आपका, ये आपका हाइबरनेशंस हो गया, और यहाँ पे आपका एग्जिबिट डायपॉज हो गया, ठीक है। तो आपको विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे कैसे कैसे किस टाइम पे मूव करता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ये बेटा हमारा टॉपिक एक अलग है, अडेप्टेशंस। यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसको हम देखते हैं। Adaptation is any morphologically, physiological or behaviors attributes of organism which enables them to survive and reproduce in their habitats। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक ऐसी प्लेस पे चला जाता है, अपने एक ऐसे प्लेस पे जाके अपने आप को अडेप्टेड बना लेता है, मतलब वहाँ के एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका अडेप्टेशंस। अब अडेप्टेशंस इन इस कंगारू रेट, कंगारू रेट में क्या होता है, कंगारू रेट इज फाउंड इन अ नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट्स एंड सर्वाइव ऑन द वाटर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फैट मेटाबॉलिज्म। जब उसके फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो क्या करता है वहाँ पे ऐसा, मतलब अपने आप की उसकी सर्वाइवनेस बढ़ जाती है। टू कंजर्व वाटर इट सीक्रेट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन, तो वो क्या करता है अपनी बॉडी में से वाटर को कंजर्व करता है एंड कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये क्या था आपका एग्जाम्पल था अडेप्टेशंस ऑफ कंगारू रेट्स का। नेक्स्ट अडेप्टेशंस इन द डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल स्ट्रोमेटा आर इन अ डिप पीट्स होते हैं उसमें, दे हैव कैम पाथवे और फोटोसिंथेसिस इन विच स्ट्रोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। आपको पता है स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो क्या कंडीशंस होती है, तो डेजर्ट प्लांट्स में होते हैं थिक क्यूटिकल्स होते हैं, स्ट्रोमेटा डीप में होंगे। जब उनमें कैम प्लांट्स, अब कैम क्या होगा ये मत बोलना, आपने C3 और C4 प्लांट्स पढ़े हैं, उसमें कैम प्लांट्स भी पढ़े जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। In Opuntia, leaves are reduces into the spines and photosynthesis function is taken over the flattened green stem। ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी भी किया था, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि आपके NCERT के फर्स्ट पैराग्राफ में ही थे, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़े थे कि जो कैक्टस होता है उसमें स्पाइन क्यों होते हैं, तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स यहाँ पे आ गया कि लीव्स आर रिड्यूस दिस इनटू स्पाइन एंड फोटोसिंथेसिस फंक्शंस परफॉर्म करता है आगे। तो वो अपने आप को उसने क्या बना लिया, एज अडेप्टेड कर लिया, अडेप्टेशंस उसने आप बोल सकते हो, मतलब क्या अकॉर्डिंग अपने आपको चेंज कर लिया, ओके। अडेप्टेशंस इन अ कोल्डर क्लाइमेट्स, अडेप्टेशन कोल्डर क्लाइमेट्स में क्या आता है, एलन्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे लिख दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एलन्स रूल सेज, एलन रूल क्या कहता है, दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, मीनिंग जो मैमल्स होते हैं वो कोल्डर एरिया के जो क्लाइमेट्स रीजन होता है उसके छोटे छोटे ईयर्स होते हैं, लिम्स होते हैं, टू मिनिमाइज द हीट लॉस, वो अपनी हीट को लॉस करने के लिए मिनिमाइज कर लेते हैं। सील एंड एक्वेटिक inhabitants of the polar regions have the layer of the fats, उनमें जो फैट्स की जो लेयर्स होती है called a bulbar below their skin, उनकी स्किन पे शो होती है, ठीक है, which act as a insulator, जो कि स्किन पे जो विजिबल है बबलर के फॉर्म में वो एक्ट करती है एज अ इंसुलेटर की फॉर्म में एंड रिड्यूस कर देती है वो हीट लॉस को फ्रॉम द बॉडी से। तो दिस इज द एलन्स रूल, ये आपको थोड़ा सा इसको समझना है, फिर आपको अपनी लैंग्वेज में नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, फुल 2 मार्क्स का।
एक बार दोबारा से देख लो इसको, एलन रूल्स को क्या है, मैमल्स जो होते हैं वो जो कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं उनके शॉर्ट ईयर्स होते हैं, लिम्स होते हैं जो कि अपनी मिनिमाइज कर देते हैं हीट लॉस को। और एग्जाम्पल हमने पढ़ा सील एंड एक्वेटिक इनहैबिटेंट जो पोलर रीजन्स में होते हैं हैव अ लेयर्स ऑफ फैट एंड कॉल्ड्स, मतलब जो इनकी फैट की जो लेयर्स होती है उसको बबल्स बोलते हैं, जो कि क्या करती है, एक्ट करती है एज अ इंसुलेटर की तरह एंड रिड्यूस कर देती है लॉस ऑफ हीट को, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी से। नेक्स्ट आता है इसमें बेटा हमारा फिजियोलॉजिकली एडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकली एडेप्टेशंस में क्या होता है, एट हायर एल्टीट्यूड्स अ पर्सन फ्रॉम द प्लेन्स में सफ़र फ्रॉम अ नॉजिया, मीनिंग अगर कोई भी पर्सन अभी एक आप बोल सकते हो जहाँ पे अभी हम रहते हैं एक नॉर्मल एरिया पे वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अगर अब बात करें हम अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, माउंटेन वाले एरिया पे चले जाएं, तो क्या हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी, उतनी नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ पे आप बोलोगे कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। तो हमें जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया तो हमें नेचुरल सी बात है हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की अमाउंट सप्लाई नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स हमें सफोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसी के रिगार्डिंग है। एट हायर एल्टीट्यूड्स अ पर्सन फ्रॉम प्लेन्स में सफर फ्रॉम द नोजिया, फटीग एंड हार्ट पैल्पिटेशंस, थस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड सिकनेस। आपसे अलग से पूछ लेता है कि डिफाइन द एल्टीट्यूड सिकनेस, आपने ये बता दिया, ठीक है। It is caused due to the low atmospheric pressure of the high altitudes and body does not get enough oxygen। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती है। बॉडी एक्लिमेटाइजेस टू सच सिचुएशंस बाय द प्रोड्यूसिंग मोर आरबीसी रिड्यूसिंग ऑक्सीजन। जो आपको पता है कि ये आपकी हीमोग्लोबिन होती है, उसमें कैरिंग कैपेसिटी होती है टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो अब उस आरबीसी में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है, वो प्रॉपर बाइंड नहीं कर पाएगी। रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट, तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जो इंक्रीजिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एडेप्टेशन इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स एंड एंजाइम अलाउ आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन अ हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, ये आपने एग्जांपल 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ आपके आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं विच सर्वाइव्स एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ऐसा क्या है उसमें आपके स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट हैं एंड एंजाइम हैं जो अलाउ करते हैं कि वो वहाँ पे इजीली से सर्वाइव कर सके। तो उसने क्या किया, अडेप्टेशंस करा, ठीक है। हम कर सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव, बिल्कुल नहीं कर सकते। गर्मियों में क्या हाल हो जाता है ना, मई जून में। नेक्स्ट, स्पेशल एंटी फ्रीज प्रोटीन्स अलॉन्ग विद द नॉर्मल बॉडी सॉल्ट्स, बॉडी सॉल्ट्स भी होते हैं, अलाउ आर्कटिक फिशेज टू सर्वाइव अंटार्कटिक वाटर। अंटार्कटिक वाटर में ये जो आपकी फिशेज होती हैं, आर्कटिक फिशेज होती हैं, ये उसको वहाँ पे भी सर्वाइव करने के लिए मतलब एक ऐसी प्रोटीन्स जनरेट करती हैं जिससे वो इजीली से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सम बायोकेमिकल अडेप्टेशंस हेल्प टू मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिशेज टू लाइव टू अ ग्रेटर डेप्थ वेयर प्रेशर एक्सीड्स द 100 टाइम्स देन नॉर्मल। नॉर्मल से 100 टाइम जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, जिससे वो क्या करेंगे, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेज सर्वाइव कर जाएंगी, बायोकेमिकल अडेप्टेशंस हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा बिहेवियर अडेप्टेशंस। बिहेवियर अडेप्टेशन में क्या आता है, लिजार्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड मैमल्स। लिजार्ड क्या है, कोल्ड ब्लडेड मैमल्स है। They bask in the sun to warm up their bodies and move to shed to cool their bodies। मतलब जब वार्म ब्लडेड है तो अगर उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो वार्म अप हो जाती है, जैसे ही वो एक शेडो वाले प्लेस में चली जाती है तो वो कूल हो जाती है, ठीक है। तो उसने क्या है, उसका वो बिहेवियर है। ड्यूरिंग डे टाइम मेनी डेजर्ट एनिमल्स बोरो देमसेल्व्स इन द सॉइल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हाई हीट ऑफ द सरफेस। बहुत सारे डे टाइम्स में ऐसे आप बोल सकते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेजर्ट में होल कर लेते हैं और उसके अंदर जैसे बिल बना लेते हैं, ठीक है, बिल बना के चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई, आप बोल सकते हो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। जब टेम्परेचर हाई है तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसका आप बोलोगे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, अपने होल बना के अपने पिट्स में चले जाएंगे, उस होल में चले जाएंगे और वहाँ पे अपने आप को मतलब अडेप्टेशन कर लिया उन्होंने, बिहेवियर है उनका बिल में रहने का, ठीक है, जिससे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस हाई हीट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे बेटा अभी हमारा ये जो टॉपिक था अडेप्टेशंस का ये फिनिश हुआ विद एग्जाम्पल अलग अलग हमने
और अलग अलग एडेप्टेशंस पढ़े, जिसमें कि फर्स्ट एडेप्टेशन हमारा एडेप्टेशन कंगारू रट के साथ था, सेकंड हमारा डेजर्ट प्लांट के साथ था, थर्ड हमारा कोल्डर क्लाइमेट्स में हमने पढ़ा जिसमें हमने एलेंस रूल पढ़ा, एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस पढ़ा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ी, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने बिहेवियर एडेप्टेशंस पढ़ा। इसके बाद एक ये जो टॉपिक आता है आपका पॉपुलेशंस, या ये टॉपिक आपका अलग है, यहाँ पे इसमें आपका एक आएगा आपका ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ कर्व जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके शॉर्ट निकलते हैं। देखो क्या होता है, पॉपुलेशंस, ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया एंड शेयर सिमिलर रिसोर्सेज, मीनिंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही है टुगेदर, साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स की ग्रोथ हो रही है, एक डिफाइंड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है कि भाई आपको यहीं पे ग्रोथ करनी है, और सिमिलर रिसोर्सेज हैं, एंड ब्रीड विद ईच अदर टू इट्स कॉल्ड पॉपुलेशंस। अपने आप आपस में अपनी जनरेशंस को हाई करने के लिए क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो वही हमारा क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट्स में क्या आते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट। भाई अब कोई ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, अगर वो आया है मतलब जनरेट हुआ है, फॉर्म हुआ है, तो बेटा वो कभी कभी मतलब कभी ना कभी तो मरेगा, है ना, इमर्टल तो है नहीं कोई भी चीज़। यस, तो बर्थ रेट हो गया हमारा, डेथ रेट हो गया। चेंज इन नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस रिफर्स टू द पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स, मीनिंग अब हम इसको मेजर करते हैं कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, कब, तो जब इसके इंडिविजुअल्स के नंबर्स में क्या आए, चेंजेस आए, ठीक है, तो वो हो गया आपका पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसमें देखते हैं हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट में क्या होता है, इफ इन अ पॉन्ड देयर आर द 200, अच्छा यहाँ पे ना ये 200 नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो ये आपका 20 है, 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रो रिप्रोडक्शंस 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड टेकिंग द करंट पॉपुलेशंस ऑफ 28, मीनिंग जैसे सपोज अभी हमारे पास 20 प्लांट्स हैं, ठीक है, 20 लोटस प्लांट्स हैं, एंड नाउ अब जो रिप्रोडक्शंस है उसमें 8 न्यू प्लांट्स आ गए, 8 क्या आ गए आपके न्यू प्लांट्स, ठीक है, ये आपके 8 न्यू प्लांट्स हो गए। देन टेकिंग द करंट पॉपुलेशंस, अब इनकी पॉपुलेशंस कितनी हो गई, अब आपने इनको ऐड कर दिया 20 + 8, तो कितना हो गया बेटा आपका 28, ठीक है। नेक्स्ट, द बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड 8/20, मीनिंग देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारा ऐसे देखो, रुक जाओ, देखो हमारा 100 मार्क्स में से सपोज हमारे कितने मार्क्स आए, एज 80 मार्क्स आए, ठीक है, तो 100 में से जो हमारे 80 आए हैं तो 100 हमने नीचे लिखा और जितने आए हमने वो ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे भी सेम हमारा ये है, जो हमारे ऑलरेडी पहले जितने थे 20 और जो आपके अब जो एक्सटेंड हुए मतलब अब जो न्यू ग्रो हुए हैं जिनकी बर्थ रेट हुई है, तो वो आपने कितना लिखा, ऊपर लिख दिया 8, तो उसको आपने डिवाइड किया, कितना आ गया 0.4। आप अपने मार्क्स ऐसे ही निकालते हैं ना, तो सेम एज आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, तो 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर में इतना फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेट हमने देखा ऐसा बर्थ रेट के अकॉर्डिंग, ऐसे हमारा डेथ रेट होता है कि किस मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें 100 है, तो हर में 100 में सपोज अगर 20 उसमें डेथ रेट हो गया उनका या उनका डेथ हो गया, तो क्या होगा, आप उनको क्या करोगे, उनको वहाँ से माइनस कर दोगे ऐसे करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड किया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सेक्स रेशियो ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन अ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल की जो रेशियो होगी वो हमारी क्या है, सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट आता है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम, एक कोई भी आपको गिवन टाइम दिया होगा उसमें जो एज ग्रुप है डिफरेंट टाइप का जो इंडिविजुअल्स का एज ग्रुप है, इफ इट इज अ प्लॉटेड ग्राफिकली वी गेट फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द एज पिरामिड्स, उसमें आपके 3 टाइप्स के एज पिरामिड्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना, कौन सा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे इसमें आपके 3 ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए जो कि एज पिरामिड को शो करते हैं, फर्स्ट वाला आपका एक्सपेंडिंग, सेकंड वाला आपका स्टेबल एंड थर्ड वाला आपका डिक्लाइनिंग, क्लियर। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या है, आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो 0 to 40 ईयर्स, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव हो गई। रिप्रोडक्टिव एज जो हो गई वो 15 to 60 ईयर्स, ठीक है, ये आपकी रिप्रोडक्टिव हो गई। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बाद की जो एज होती है वो हो गई आपकी यहाँ पे 60, अबव 60, मतलब 60 से ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स हमने पढ़ा, ट्रायंगुलर बेल शेप्ड पिरामिड्स, अर्न शेप्ड पिरामिड्स, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ पे ट्रायंगुलर, एक आपका आएगा ट्रायंगुलर पिरामिड्स, एक आएगा आपका बेल शेप पिरामिड्स और एक आएगा आपका अर्न शेप पिरामिड्स, तो आपके 3 है। देखो ये यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड्स, फर्स्ट इज ट्रायंगुलर, आपको याद रखना है, सेकेंड आपका बेल शेप एंड थर्ड आपका अर्न शेप। अर्न मतलब समझते हो ना, घड़ा। देखो ये वाला हो गया आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप, ये वाला फर्स्ट, देखो ये आपका ट्रायंगुलर और ये बेल शेप, ये जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वाला हो गया आपका ट्रायंगुलर, सेकेंड वाला हो गया आपका बेल शेप का,
ठीक है। और ये हो गया आपका अर्न शेप, जैसे ऊपर से पतला फिर बीच में से चौड़ा फिर ऐसे छोटा सा, तो ये आपके डिक्लाइनिंग एज होगी, ठीक है, एज पिरामिड्स। और ये हो गया आपका अर्न शेप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या बताता है कि ट्रायंगुलर पिरामिड्स इंडिकेटेड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस। किसको एक्सपेंड करता है? जो एक्सपेंडिंग है, ये आपकी एक्सपेंडिंग थी, ठीक है, इसको अभी हमने पढ़ लिया। एक्सपेंडिंग एज को इंडिकेट करेगा पॉपुलेशन विद अ हाई ग्रोथ रेट, जिसमें इनकी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। देखो आप देख रहे हो इस पिक्चर से, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है आगे, ऐसे है ना। नेक्स्ट, बेल शेप पिरामिड्स इंडिकेट स्टेबल। बेल शेप जो पिरामिड्स होगा वो इंडिकेट करेगा स्टेबल पॉपुलेशंस विद अ जीरो ग्रोथ रेट। तो इनकी जो ग्रोथ रेट होगी वो कैसी होगी? वो जीरो हो जाएगी। यहाँ देख रहे हो, यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ ज़्यादा थी, फिर यहाँ फिर थोड़ी और कम होती गई, तो ये आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, जो शो करता है। नेक्स्ट मतलब ये तो स्टेबल हो गया आपका, और ये डिक्लाइनिंग हो गया, ये आपका ये ऐसे जा रहा है, ये आपका डिक्लाइनिंग में आ रहा है। वेट, नेक्स्ट अर्न शेप पिरामिड, एक सेकेंड, जो अर्न शेप पिरामिड्स होगा इंडिकेट करेगा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस एंड विद अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसकी ग्रोथ रेट कैसी होती है? इसकी नेगेटिव। इसकी बेल शेप की ग्रोथ रेट कैसी होती है? जीरो ग्रोथ रेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आते हैं आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में आपने क्या बताना है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। जो पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं, समटाइम्स ओनली रिलेटिव नंबर्स इज कंसीडर्ड एज इन द केस ऑफ फिश इन लेक, जो लेक में फिशेज होती हैं, टाइगर्स ऑन अ फॉरेस्ट में होते हैं। अल्टरनेटली इन द केस ऑफ द 200 पार्थेनियम प्लांट्स ग्रोइंग इन अ फेलो लैंड्स विद अ सिंगल बनियान ट्री इन इट्स विक्टिनिटी, मतलब एक सिंगल बनियान ट्री है, वहाँ पे आपके इतने पार्थेनियम प्लांट जो होते हैं 200 के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। द बायोमास बिकम्स मोर रेलिवेंट। यहाँ पे जो बायोमास होगा उनके लिए क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशंस वेदर इट इज़ अ ग्रोइंग और स्टेबल और द डिक्लाइन। जो पॉपुलेशंस है वो डिपेंड करेगी वो हाई नंबर में बढ़ रही है या फिर वो स्टेबल है या फिर आपका क्या हो रहा है, वो डिक्लाइनिंग वे में आ रही है, ठीक है, तो उसको डिपेंड करेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है इसमें आपका पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो आपका पॉपुलेशन साइज होता है वो टेक्निकली टर्म क्या है? द पॉपुलेशन डेंसिटी डिजाइन्ड एज द एन। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय द काउंटिंग द नंबर। हम नंबर ऑफ काउंटिंग करके हम उसको यूज कर सकते हैं। परसेंटेज कवर, कितना परसेंटेज कवर किया हुआ है, एंड पग मार्क्स एंड द फेकल पैलेट्स ऑफ द टाइगर्स सेंसस। जो टाइगर्स की जो सेंसस है उसमें जो फिकल पैलेट्स हैं उसको हम काउंट करके हम उसमें बता सकते हैं कि काउंटिंग कर सकते हैं जो हमारी पॉपुलेशंस की, कि वो डिक्लाइन हो रही है या स्टेबल बनी हुई है या फिर हाई नंबर में आ रही है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक इसमें अभी हमने इतना ही पढ़ा, ठीक है। पूरा पॉपुलेशंस देखा, एज पिरामिड्स देखे, उसके बाद हमने अपना यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट का देखा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखा, और हमने अडेप्टेशंस पढ़ा। अडेप्टेशंस में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। नेक्स्ट हमने इसमें एबायोटिक आपके रिस्पॉन्सेज पढ़े थे, जिसमें हमने 4 पढ़े थे, ठीक है। और उससे पहले हमने आप कुछ एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे जो कि टेम्परेचर, वाटर और सॉइल, ये सब था, ठीक है। अच्छा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम अपना कवर करेंगे जो कि हमारा होगा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें कुछ कर्व्स बनेंगे। जैसे आपका कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बनेगा और लॉगिस्टिक ग्रोथ रेट बनेगा, तो वो किस तरीके से बनता है एंड उसमें कौन कौन सी मतलब क्या कंडीशंस होती हैं बर्थ रेट डेथ रेट के लिए, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे जो हमारे बेटा अलग अलग टाइप के पॉपुलेशंस हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस कैसे होता है, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन बिहेवियर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।